योर चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो अभी हम यहाँ पे सेशन नंबर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं, इन विच वी आर गोना डिस्कस अबाउट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ सेट 1। दैट इज ऑब्वियसली एज ऑलवेज मैंने क्वेश्चन आंसर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। In first part, we will be having question answers related to the science NCERT in textbook. Clear? And then in session number 10, we will be discussing about question answers from the exercise of NCERT. So let's start with question number 1. What is the difference between a reflex section and walking? जो reflex section होता है और walking होती है, उन दोनों में difference क्या होता है? So reflex section is reflex section is a spontaneous and involuntary response to a stimulus. Reflex section क्या होता है? एक spontaneous और involuntary response होता है किसी भी stimulus के लिए, जबकि जो walking है is acquired by learning, ये learning से acquire की जाती है, learning के through हम सीखते हैं, और ये एक voluntary response होता है। That is जो reflex section है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन जो walking है वो हमारे कंट्रोल में होती है। Reflex action is response of the spinal cord. Clear? जो reflex action है वो spinal cord से related रहता है, spinal cord का response होता है। वहीं पे जो walking है is controlled by the brain, जो walking है उसे brain control करके रखता है। Reflex action में जो उसकी इंटेंसिटी होती है कैन नॉट बी चेंज। क्लियर? जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसकी इंटेंसिटी चेंज नहीं हो सकती, जबकि जो वॉकिंग है इट्स इंटेंसिटी कैन बी चेंज। जो वॉकिंग है उसकी इंटेंसिटी चेंज हो सकती है। इन रिफ्लेक्स एक्शन इंक्रीजेस, रिफ्लेक्स एक्शन इंक्रीजेस द सर्वाइवल एंड प्रोटेक्टिव वैल्यू ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से जो सर्वाइवल है वो बढ़ जाता है और जो ऑर्गेनिज्म है उसकी प्रोटेक्टिव वैल्यू भी बढ़ जाती है, जबकि वॉकिंग इज कंसर्न्ड विद द लोकोमोशन। लेकिन जो वॉकिंग है उसका काम क्या है? वो लोकोमोशन से रिलेटेड रहता है। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस एट द साइनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स। दो न्यूरॉन्स के बीच में साइनेप्स प्रेजेंट रहती है, इतना तो हमें पता है, लेकिन वो जो साइनेप्स होती है वहां पे होता क्या है? Actually, synapse is the smallest gap between two neurons. इतनी बात तो हम सबको पता है ना कि synapse जो होता है वो एक smaller gap होता है between two neurons. जो दो neurons होते हैं उनके बीच में एक छोटा सा smallest gap present रहता है जिसे हम synapse बोलते हैं. At the end of axon, the electrical impulse sets the release of some chemicals which crosses the synapse and start a similar electrical impulse in dendrite of the next neuron. क्या होता है कि एक न्यूरॉन का जो एक्सोन है, ठीक है, उसका एक्सोन का जो एंड है वहां से इलेक्ट्रिकल इंपल्स सेट होती है, वो कुछ केमिकल रिएक्शन सब्सटेंस केमिकल्स को रिलीज करती है जो साइनेप्स को क्रॉस करते हुए जाते हैं और जो नेक्स्ट न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट पे अगेन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्म में स्टार्ट हो जाते हैं। Synapse actually acts like a one-way valve because the chemical substance is present only at one side of the gap. जो हमारे साइनेप्स होती है उसे हम नॉर्मली वन वे वॉल्व भी कह सकते हैं, क्योंकि जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं इस प्रेजेंट ओनली एट वन साइड ऑफ द गैप, वो गैप के एक साइड पे प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर? तो समझ में आ गया दैट साइनेप्स इज द स्मॉलेस्ट गैप बिटवीन द न्यूरॉन्स एंड एट द एंड ऑफ एन एक्सोन द इलेक्ट्रिकल इंपल्स सेट्स द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स which crosses the synapse and starts a similar electrical impulse in the dendrite of next neurons. Next question is which part of the brain maintains posture and equilibrium of the body. तो मैंने आपको बताया था कि जो cerebellum होता है is the part of hind brain that maintains posture and equilibrium of the body. अब जो brain है उसके तीन पार्ट बताए थे मैंने, forebrain, midbrain और hindbrain. जो cerebellum है वो हिंड ब्रेन में प्रेजेंट रहती है और उसका वर्क क्या होता है कि वो जो बॉडी है उसका पोस्चर और उसकी इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखती है। क्लियर? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती। इंसेंस स्टिक जो होती है, अगरबत्ती जो होती है, उसकी स्मेल को हम डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं? वी कैन डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती बाय ऑल्फैक्टरी लोब्स ऑफ द फोरब्रेन। जो फोरब्रेन होता है उसमें ऑल्फैक्टरी लोब प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर? उसी के थ्रू हम जो अगरबत्ती है उसकी स्मेल को डिटेक्ट कर पाते हैं। The smell reaches the neurons of olfactory receptor of nose and causes the generation of nerve impulse that reaches the brain to produce the sensation of the smell. जो स्मेल है वो न्यूरॉन्स तक पहुंचती है। क्लियर? जो हमारे olfactory receptors हैं उन
न्यूरॉन्स तक जो स्मेल है वो पहुंच जाती है एंड कॉजेज अ जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। जब वो न्यूरॉन्स के पास हो जाएगी, रिसेप्टर्स उसे गेन कर लेंगे, तो क्या होगा, वो क्या करेंगे, नर्व इम्पल्स का जनरेशन करेंगे। जैसे ही नर्व इम्पल्स जनरेट होंगी वो ब्रेन तक पहुंच जाएंगे एंड प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ स्मेल, और उन्हीं की वजह से जो स्मेल है उसकी सेंसेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। So clear that we can detect the smell of an agarbatti by the olfactory lobes of the forebrain. Next question is, what is the role of brain in the reflex action? Reflex action में brain का role क्या होता है? Actually, there is no role to play in reflex action. Brain का कोई role नहीं होता reflex action में। क्यों? Because it is an extremely quick action which does not involve any thinking by brain. ये काफी एक्सट्रीमली क्विक एक्शन होता है जिसमें ब्रेन की थिंकिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती ही नहीं है। क्लियर? इन दिस टाइप ऑफ एक्शन द स्टिमुलस इज रिसीव्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड दैट सेंड्स अ रिस्पांस। इस टाइप के एक्शन में क्या होता है, ये जो स्टिमुलस है वो स्पाइनल कॉर्ड रिसीव करती है और वही रिस्पांस सेंड करती है। क्लियर? तो क्लियर सा है कि ब्रेन का कोई रोल नहीं होता, ये एक एक्सट्रीमली क्विक एक्शन होता है जिसमें ब्रेन की थिंकिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इतना फास्ट होता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो स्टिमुलस को रिसीव करती है फास्ट से, देन उसके रिस्पांस उसे कर देती है। सो देयर इज नो रोल टू प्ले इन रिफ्लेक्स एक्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स? प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं? प्लांट हार्मोन्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड नेचुरली इन हायर प्लांट्स। प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो नेचुरली हायर प्लांट्स में प्रोड्यूस हो जाते हैं, which control growth and other physiological functions at a site far away from the secretion. जो कि ग्रोथ को और जितने भी अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं उन्हें कंट्रोल करके रखते हैं, उन्हें रेगुलेट करते हैं, बट एट अ साइट फार अवे फ्रॉम द प्लेस ऑफ सीक्रेशन। These are required in very small amount. जो हार्मोन्स होते हैं वो काफी कम अमाउंट में रिक्वायर्ड रहते हैं, लेकिन उनका मेन प्रोस्पेक्टिव यही रहता है कि वो जितने भी हमारे हायर प्लांट्स होते हैं, क्लियर, उनमें ग्रोथ है, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, उन्हें वो कंट्रोल करके रखते हैं एट अ साइट फार अवे फ्रॉम द प्लेस ऑफ सीक्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट्स डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट? ऑलरेडी ये वाला क्वेश्चन हम एक चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क में डिस्कस कर चुके हैं, but obviously I have to answer here too. So the thing is, movement of leaves is nastic movement. जो leaves का movement है वो nastic movement होता है, जबकि जो shoots हैं उनका movement tropic movement होता है। जो leaves हैं उनमें जो stimulus होता है वो touch होता है, clear? जबकि जो shoots हैं उनमें जो stimulus होता है वो light होता है। जो leaves हैं उनमें movement जो है वो non directional होता है, जबकि shoots में movement directional होता है। क्लियर है? नेस्टिक मूवमेंट यदि किसी में है तो वहां पे जो मूवमेंट है वो डायरेक्शनल नहीं होगा, यदि ट्रॉपिक मूवमेंट कहीं पे अवेलेबल है तो वहां पे जो मूवमेंट होगा वो डायरेक्शनल होगा। नेक्स्ट है, मूवमेंट इज नाइदर अवे नॉट टुवर्ड्स द स्टिमुलस। जो लीव्स हैं उनमें जो मूवमेंट होता है ना तो स्टिमुलस के पास होगा ना स्टिमुलस से दूर जाएगा, जबकि जो शूट्स हैं उनमें मूवमेंट इज टुवर्ड्स द स्टिमुलस। जो मूवमेंट है वो स्टिमुलस के टुवर्ड्स रहेगा। उसका सिंपल सा रीजन रहता है कि जो नेस्टिक मूवमेंट है वो डायरेक्शंस पे डिपेंड नहीं करती, वो नॉन डायरेक्शनल होती है। नो मैटर स्टिमुलस कहाँ से हम अप्लाई कर रहे हैं, वो जो पूरे जो प्लांट है उसके हर पार्ट को अफेक्ट करेगा, दैट इज जो स्टिमुलस है उसकी डायरेक्शन पे वो डिपेंड नहीं करता है। जबकि इन केस ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट जो स्टिमुलस है उसकी डायरेक्शन मैटर करती है, क्योंकि जो प्लांट है या तो प्लांट्स जो स्टिमुलस है उसके टुवर्ड्स मूवमेंट शो करेगा या फिर जो स्टिमुलस है उससे अवे वो मूवमेंट शो करेगा। दैट इज जो ट्रॉपिक मूवमेंट होती है वहां पे जो मूवमेंट है वो डायरेक्शनल रहती है, जबकि जो लीव्स होती हैं सेंसिटिव प्लांट्स की, अभी कैसे नेस्टिक मूवमेंट जहाँ पे होती है वहां पे मूवमेंट डायरेक्शनल नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट्स ग्रोथ। किसी से एग्जांपल बताना है किसी प्लांट हार्मोन का जो ग्रोथ को प्रमोट करता है। सो ऑक्सिन इज अ प्लांट हार्मोन व्हिच प्रमोट्स ग्रोथ इन प्लांट्स। कौन सा प्लांट हार्मोन है ऐसा? ऑक्सिन है जो प्लांट हार्मोन की ग्रोथ को, आई मीन टू से प्लांट्स की ग्रोथ को क्रिएट करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू ऑक्सिन्स प्रमोट द ग्रोथ ऑफ अ टेंड्रिल अराउंड अ सपोर्ट। जो ऑक्सिन है वो टेंड्रिल्स की ग्रोथ को कैसे प्रमोट करता है? Actually, auxin promotes cell elongation and are present at the shoot tip.
ये तो हमें पता ही है ना कि जो ऑक्सिन है वो सेल इलॉन्गेशन को प्रमोट करते हैं और आर प्रेजेंट एट द शूट टिप, वो शूट की टिप पे प्रेजेंट रहते हैं। When a tendril comes in contact with the support, जब कोई भी tendril contact में आता है with the support, auxin stimulates faster growth of the cells on the opposite side. तो जो auxin है वो क्या करता है, वो cells की faster growth stimulate कर देता है on the opposite side. Thus the tendril coils around the support, और इसीलिए क्या होता है फिर जो tendril coils हैं उनकी भी growth में promotion हो जाता है। Next question is design an experiment to demonstrate hydrotropism. हाइड्रोट्रोपिज्म को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना है। उसके लिए आपको क्या लेना है, कैसे करना है, मैं आपको बताती हूँ एंड यू हैव टू डू दैट एट योर होम। यू कैन डू इट इजीली। क्लियर? सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हाइड्रोट्रोपिज्म। The growth of plant parts towards or away from water is called hydrotropism. Hydrotropism क्या होता है, जो plant parts हैं उनकी growth या तो away या towards the water, clear, is called hydrotropism. Clear? So to perform the experiment, take a plant in a jar filled with sand. आपको क्या लेना है, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए आपको एक प्लांट लेना है, एक जार लेना है, उस जार में प्लांट को लगाना है और जो जार है उसमें जो सैंड है वो फिल्ड रहेगी। क्लियर? जैसे जार लेना है जिसमें सैंड अवेलेबल है, उसमें एक प्लांट को लगा देना है। नाउ प्लेस अ पोरस पॉट फिल्ड विथ वाटर इन अ वाइट जार। अब आपको क्या करना है, एक पोरस पॉट लेना है जिसमें वाटर प्रेजेंट रहेगा और वो वाइट जार में उसे रख देना है। क्लियर? पोरस पॉट दैट इज उसमें होल्स अवेलेबल हो। क्लियर? रूट्स ऑफ प्लांट विल ग्रो टुवर्ड्स वाटर। जो प्लांट है उसकी जो रूट्स हैं विल ग्रो टुवर्ड्स वाटर, वो वाटर की तरफ ग्रो करेंगी एंड बैंड्स द वाटर सोर्स शोइंग पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। आई मीन टू से जो रूट्स हैं प्लांट्स की वो वाटर की टुवर्ड्स ग्रो करेंगी और उनकी ग्रो करने की वजह से क्या होगा, दे विल बैंड टुवर्ड्स द वाटर, वो वाटर की टुवर्ड्स बैंड हो जाएंगी और वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो करेंगी। क्लियर? So next question is how does chemical coordination takes place in the animal? जो animals होते हैं उनमें chemical coordination कैसे होता है? So chemical coordination is performed by hormones which are chemical messengers secreted by endocrine glands. देखो यदि आपको पूछने को आता है कि कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में कैसे होता है तो आपको आंसर देना है बाय थ्रू द नर्वस सिस्टम एंड थ्रू द एंडोक्राइन सिस्टम। बट यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो एनिमल्स में कैसे होता है। तो जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है इज परफॉर्म्ड बाय हार्मोन्स, वो हार्मोन्स से क्रिएट होता है। व्हिच आर केमिकल मैसेंजर्स। हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स से सीक्रेट होते हैं। These hormones coordinate the activity of living organism and also their growth. इन हार्मोन्स का क्या वर्क रहता है कि जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी एक्टिविटीज को वो कोऑर्डिनेट करके रखते हैं और उनकी ग्रोथ को भी वो कंट्रोल करके रखते हैं। क्लियर? सो केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स परफॉर्म बाय हार्मोन्स व्हिच आर केमिकल मैसेंजर्स सीक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। Next question is what is the use of iodized salt? Why is the use of iodized salt advisable? ये क्वेश्चन भी हम एक चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क में कर चुके हैं। एक्चुअली इट इज बिकॉज इट कंटेन्स आयोडीन। जो आयोडाइज्ड सॉल्ट है उसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, उसमें आयोडीन प्रेजेंट रहेगी विच इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन बाय थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या करती है, थायरोक्सिन हार्मोन का की सिंथेसिस करती है, लेकिन थायरोक्सिन हार्मोन की सिंथेसिस के लिए थायराइड ग्लैंड के लिए रिक्वायरमेंट किसकी होती है, आयोडीन की। Thereby, iodine salt is advisable in case there is a possibility of suffering from the goiter, ताकि कोई भी goiter की प्रॉब्लम ना आए, किसी को फेस नहीं करनी पड़े। Thereby, it is advisable to use iodine salt, clear, iodized salt. So the next question is how does our body respond when adrenaline is secreted into the blood? हमारी बॉडी रेस्पॉन्स कैसे करती है यदि जो एड्रेनालाइन है वो ब्लड में सीक्रेट हो जाए। अभी लेट्स चेक योर रिमेम्बरेंस। आपको याद है एड्रेनालाइन हार्मोन कौन से हार्मोन्स होते थे, ये वो हार्मोन्स होते थे जो एड्रेनल ग्लैंड से फॉर्म होते थे, जो दोनों जो किडनीज होती है ह्यूमन बीइंग्स में उनके अबव लोकेटेड रहते हैं। क्लियर? सो एड्रेनाल हार्मोन इज सीक्रेटेड फ्रॉम द एड्रेनल ग्लैंड इनटू द ब्लड एंड कैरी टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एड्रेनालाइन हार्मोन जो होते हैं वो हमारे एड्रेनल ग्लैंड से फॉर्म होते हैं। एड्रेनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट रहती है, किडनी के अबव पे लोकेटेड रहती है। दोनों किडनी पे एक एक एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट रहती है।
जब हमारे एड्रेनालाइन हार्मोन को ब्लड के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में सीक्रेट किया जाता है, आई मीन टू से कैरीड किया जाता है, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, डेंजर और स्ट्रेस, इट इज रिलीज्ड इन लार्ज क्वांटिटी। क्लियर कि जो एड्रेनल हार्मोन है उसे ब्लड के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में कैरी किया जाता है, और यदि कोई इमरजेंसी का टाइम आता है, कोई डेंजर या स्ट्रेस आती है, तो जो हमारा एड्रेनल हार्मोन है वो ऑटोमेटिकली लार्ज क्वांटिटी में रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। As a result, it causes fast breathing of heart, resulting in supply of more oxygen to muscles. इन्हीं की वजह से क्या होता है, इन्हीं की वजह से जो हार्ट है उसकी फास्ट बीटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, हार्ट बीट काफी बढ़ जाती है, रेट हमारा हार्ट बीट का बढ़ जाता है, एंड रिजल्टिंग इन द सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन टू मसल्स, और जिसकी वजह से जो मसल्स हैं उन तक जो ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई भी ज्यादा होने लगती है। So the next question is, why are some patients of diabetes treated by giving injections of insulin? जो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं उन्हें हम इंसुलिन के इंजेक्शंस क्यों देते हैं? Actually, some diabetes patients are given injections of insulin to fulfill the requirement of insulin in their body. क्यों देते हैं हम डायबिटीज के पेशेंट्स को इंसुलिन के इंजेक्शन? ताकि जो उनकी बॉडी में इंसुलिन की कमी है, डेफिशिएंसी है, उसको वो फुलफिल कर पाए, जो रिक्वायरमेंट है इंसुलिन की उसको फुलफिल कर पाए, क्योंकि इंसुलिन का वर्क होता है जो हमारी ब्लड शुगर लेवल है उसे रेगुलेट करना। जब वो रेगुलेट नहीं हो पाती तभी डायबिटीज क्रिएट होती है। देयरबाय द इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन आर गिवन टू द डायबिटीज पेशेंट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ इंसुलिन इन देयर बॉडी। एक्चुअली इंसुलिन इज अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द पैंक्रियास। इतनी बात हमको क्लियर पता है कि इंसुलिन क्या होता है, एक हार्मोन होता है which is produced by the pancreas, जो पैंक्रियास के थ्रू प्रोड्यूस होता है एंड हेल्प्स इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल्स इन आवर बॉडी। तो ये अब वो पैंक्रियास से क्रिएट हो रहा है और ऑब्वियसली उसका वर्क क्या होता है कि वो ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करके रखता है। If sugar level increases in the blood due to the lack of insulin, it leads to many harmful effects. यदि शुगर लेवल इंक्रीज हो गई, क्लियर, डायबिटीज पेशेंट में यदि शुगर लेवल इंक्रीज हो गई, क्योंकि इंसुलिन है नहीं, जब इंसुलिन की कमी है तो वो रेगुलेट नहीं कर पाएगा शुगर लेवल को, रेगुलेट नहीं कर पाएगा तो शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगी, और शुगर लेवल के इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, वो बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स बॉडी में क्रिएट हो सकते हैं। देयरबाय वी यूज इंसुलिन इंजेक्शंस फॉर द डायबिटीज पेशेंट्स। सो व्हाट वी लर्न टुडे, आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लिए। इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोना डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज क्वेश्चंस। टिल देन, गुड लक।